हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट में, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ ई नोट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड। यानी कि इससे पहले टॉपिक में हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि ई और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि ई नोट दोनों के बारे में हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू मेजर करनी है किसी इलेक्ट्रोड की। देखो, फॉर्मूला होता है उसका ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। तो यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रोड की ई नोट वैल्यू है और ये पूरे सेल की जो दोनों से मिलके पूरा सेल बनेगा उस सेल की कंप्लीट ई नोट वैल्यू ये है ई नोट सेल। तो ई नोट सेल की वैल्यू तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में वोल्ट मीटर से हमें पता लग जाती है। जैसे यहाँ पे मैंने जिंक और कॉपर वाला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिया है, तो इसमें जो वोल्ट मीटर के अंदर रीडिंग आती है डेट इज 1.1 और इसमें 1.1 वोल्ट आती है। इसके अंदर हमने ये भी पढ़ा था कि जो जिंक रोड है वो एनोड का काम करती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है यहाँ पे, और कॉपर रोड इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, मतलब यहाँ रिडक्शन होती है तो ये कैथोड का काम करेगा। तो हमें इन दोनों इलेक्ट्रोड की ई नोट वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज करो हम क्या करते हैं, जिंक की नोट वैल्यू निकालते हैं, यानी कि जिंक क्या है यहाँ पे एनोड है, इसकी ई नोट वैल्यू निकालती है इस फॉर्मूले से। तो इसकी ई नोट वैल्यू मतलब ये वैल्यू निकालने के लिए हमें ये दो वैल्यू पता होनी चाहिए। लेकिन ई नोट सेल की वैल्यू तो हमें मिल जाती है वोल्ट मीटर से, लेकिन जो ई नोट कैथोड यानी कि जो कॉपर वाला इलेक्ट्रोड है उसकी ई नोट वैल्यू हमें नहीं पता होती। तो यानी कि कुछ मेजरमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स आती है, कुछ डिफिकल्टीज आती है जब भी हम इलेक्ट्रोड की नोट वैल्यू को मेजर करते हैं। तो पहली प्रॉब्लम देखो क्या है कि यहां पे दोनों में से किसी एक की ई नोट वैल्यू पता होगी तभी दूसरे की ई नोट वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव फॉर्मूला दिस ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। अगर कैथोड की नोट वैल्यू निकालनी है तो एनोड की और सेल की पता होनी चाहिए। सेल की आ जाएगी वोल्ट मीटर से, लेकिन एनोड की हमें पता नहीं होती, कैसे निकाले। तो सोचा गया कि यहां से मान लो एनोड की नोट वैल्यू निकालनी है तो कैथोड वाले को हटा देती है ताकि कैथोड वाला यहां से हट जाए और कैथोड की जगह हम जीरो वैल्यू पुट कर सके। तो कैथोड को हटा के देखा तो ये एनोड वाला इंडिविजुअली काम नहीं कर रहा था, यानी कि हाफ सेल कभी वर्क नहीं करता। ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, ये रिडक्शन हाफ सेल है, दोनों मिलके कंप्लीट एक सेल बना रहे हैं। तो यानी कि फर्स्ट प्रॉब्लम आई कि ऑक्सीडेशन कैन नॉट वर्क विदाउट रिडक्शन एंड वाइस वर्सा। तो इसका उल्टा भी उतना ही ट्रू है कि ऑक्सीडेशन बिना रिडक्शन के काम नहीं करती और रिडक्शन बिना ऑक्सीडेशन के काम नहीं करती। दूसरी प्रॉब्लम आई कि जो किसी इलेक्ट्रोड की ई नोट वैल्यू है, मतलब इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की और इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, वो दूसरे इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करती है। मतलब ये एनोड का काम कर रहा है, जिंक यहाँ पे एनोड का काम कर रहा है कब, जब कॉपर के साथ जुड़ा हुआ है। कॉपर कैथोड का काम कर रहा है कब, जब ये जिंक के साथ जुड़ा हुआ है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी होती है किसी इलेक्ट्रोड की या इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी होती है, वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो फिक्स नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि ये हमेशा कैथोड का काम करेगा, ये एनोड का भी काम कर सकता है।
ये एनोड का भी काम कर सकता है। और ये एनोड का हमेशा ऐसा नहीं है कि एनोड का काम करेगा, हमेशा ही इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। ये कैथोड का भी काम कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है। इट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन लीजिंग और इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी है किसी इलेक्ट्रोड की, वो फिक्स नहीं है, वो रिलेटिव है, वो दूसरे इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करती है। जैसे यहाँ पे जिंक कॉपर के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है और कॉपर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो यानी कि सेकंड पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एंड इलेक्ट्रॉन accepting tendency of an electrode is not absolute, फिक्स नहीं है ये, बट इट इज रिलेटिव, ये रिलेटिव है। तो ये दो प्रॉब्लम्स थी। तो फिर देखो इन प्रॉब्लम्स को कैसे दूर किया गया, यानी कि अब हमें कोई ऐसा इलेक्ट्रोड चाहिए, कोई ऐसा रिफरेंस इलेक्ट्रोड चाहिए जिसकी ई नोट वैल्यू हमें पता हो और वो कैथोड का भी काम कर सके और एनोड का भी काम कर सके। एनोड की निकालनी है तो कैथोड की जगह पुट कर दे उसको, और कैथोड की निकालनी है तो उसको एनोड की जगह पुट कर दे। तो ऐसा रिफरेंस इलेक्ट्रोड बनाया गया। रिफरेंस इलेक्ट्रोड है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो देखो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है एक बिकर होता है। इस बिकर में कोई एसिड होता है, ऐसा एसिड जिसके अंदर 1 मोलर H पॉजिटिव हो, तो उसके लिए हमने ले लिया 1 मोलैरिटी वाला HCl का एक्वस सॉल्यूशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन, मोलैरिटी जिसकी 1 मोल हो, 1 मोलर हो। इसके अंदर एक प्लेटिनम वायर डिप कर दे। प्लेटिनम वायर के ऊपर प्लेटिनम का पाउडर स्टिक कर रखा है, चिपका रखा है उसको। उस प्लेटिनम के पाउडर को बोलते हैं प्लेटिनम ब्लैक। और इस प्लेटिनम वायर के नीचे वाले एंड पर एक प्लेटिनम की प्लेट भी लगा रखी है, फॉइल लगा रखी है, जिसके ऊपर प्लेटिनम का पाउडर यानी कि वही प्लेटिनम ब्लैक चिपका हुआ है। और इस प्लेटिनम की वायर को एक ग्लास से फ्यूज कर रखा है, मतलब ग्लास इसके ऊपर, ग्लास के अंदर है ये प्लेटिनम वायर। और एक अनदर पाइप होती है, इस पाइप के थ्रू हम हाइड्रोजन गैस इनलेट करवाते हैं, एसिड के अंदर से बबल्स करवाते हैं हाइड्रोजन गैस को विद 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और यहाँ का टेम्परेचर भी 298 केल्विन है। तो मतलब स्टैंडर्ड की सारी कंडीशन है इसके पास। 1 मोलैरिटी वाला एक्वा सॉल्यूशन हो गया, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया और 298 केल्विन यहाँ का टेम्परेचर हो गया। तो ये तीनों कंडीशन स्टैंडर्ड कंडीशन है। अब ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में SHE भी लिखते हैं। S यानी कि स्टैंडर्ड, H मतलब हाइड्रोजन, E मतलब इलेक्ट्रोड, या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, NHE नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये एनोड और कैथोड दोनों का काम करता है। जब ये एनोड का काम करेगा व्हेन इट एक्ट एज एनोड, तो जब ये एनोड का काम करेगा तो ऑक्सीडेशन अक्कर, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस का जो मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन
आयनों में कन्वर्ट होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। उसी तरीके से जब ये एक्ट करता है, व्हेन इट एक्ट एज कैथोड, जब कैथोड का काम करेगा तो रिडक्शन रिएक्शन होगी। रिडक्शन रिएक्शन में जो हाइड्रोजन के आयन है सॉल्यूशन के अंदर, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यानी कि ये दोनों का काम कर रहा है, ऑक्सीडेशन का भी और रिडक्शन का भी। इट मीन्स फॉरवर्ड भी रिएक्शन हो रही है और बैकवर्ड भी, इसलिए सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड। तो ये रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है, रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं इसको। तो अब जो इसकी ई नोट वैल्यू है, ई नोट वैल्यू है जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, वो 0 होती है। तो इसकी हेल्प से हम किसी दूसरे इलेक्ट्रोड की नोट वैल्यू कैसे निकालते हैं। सपोज करो हमें ई नोट वैल्यू निकालनी है जिंक रोड की, जिंक इलेक्ट्रोड की। तो हम क्या करते हैं, इसको जिंक इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट कर देते हैं। साल्ट ब्रिज होगा और जो वायर है कनेक्ट कर दी थ्रू वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर से कनेक्ट करने के बाद देखो फॉर्मूला तो वही रहेगा, ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस के ई नोट एनोड। तो देखो यहां पे जो जिंक रोड है, देखो जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर में वही डिफ्लेक्शन जो है लेफ्ट साइड होगी। अगर डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड होगी तो इसका मतलब है करंट लेफ्ट साइड फ्लो कर रहा है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कॉपर जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ। अगर करंट इस साइड है तो इलेक्ट्रॉन इससे अपोजिट साइड फ्लो कर रही है, इलेक्ट्रॉन जिंक से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे हैं। तो इट मीन्स यहां से पता लगा हमें कि जिंक से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, तो जिंक के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही है और जिंक किसका काम कर रहा है, एनोड का। और इसका मतलब है यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन हो रही है, तो ये किसका काम कर रहा है, कैथोड का। तो कैथोड वाला कौन है, हाइड्रोजन है, इसकी ई नोट वैल्यू 0। जिंक की नोट वैल्यू हमें निकालनी थी, जिंक वाला कौन है, एनोड है, तो इसको Zn2 प्लस डिवाइड बाई Zn लिखते हैं। मैंने बताया था आपको कि लेटेस्ट IUPAC कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो ई नोट वैल्यू है किसी इलेक्ट्रोड की, वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में हम एक्सप्रेस करते हैं। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल में एक्सप्रेस कर रहे हैं, पहले आयन लिख रहे हैं फिर मेटल लिख रहे हैं। और जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वोल्ट मीटर में, वो आएगी 0.76 वोल्ट। तो यहां से ई नोट वैल्यू जिंक इलेक्ट्रोड की कितनी आई, माइनस की 0.76 वोल्ट। तो इस तरीके से अगर सपोज करो हमें कॉपर की ई नोट वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको कॉपर वाले इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर देंगे, कॉपर वाले हाफ सेल से। मान लो यहाँ 1 मोलर कॉपर सल्फेट है, यहाँ कॉपर की रोड है, ठीक है। तो फिर क्या नोटिस करेंगे हम कि जो करंट है वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है। अगर करंट हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन से निकल के कहां जा रहे हैं, कॉपर की तरफ। इट मींस अब हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रोड जो है वो एनोड का काम करेगा और कॉपर इलेक्ट्रोड जो है यहाँ पे कैथोड का काम करेगा। तो इट मींस अब वैल्यू किसकी 0 है, एनोड की। तो वही वैल्यू यानी कि ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस के ई नोट एनोड। अब एनोड वाली वैल्यू क्या हो गई, 0 माइनस ई नोट कैथोड, कैथोड कौन है यहाँ पे, कॉपर, तो कॉपर के सिंबल लिख देंगे, इज इक्वल टू यहां वोल्ट मीटर में वैल्यू आएगी 0.34 वोल्ट। तो इट मींस यहां से कॉपर की ई नोट वैल्यू जो है कॉपर इलेक्ट्रोड की, वो कितनी आई, प्लस के 0.34 वोल्ट।
तो इस तरीके से सभी इलेक्ट्रोड्स की ई नोट वैल्यू कैलकुलेट कर ली और वो ई नोट वैल्यू को कैलकुलेट करके एक सीरीज में अरेंज कर दिया उन सभी इलेक्ट्रोड को उनकी ई नोट वैल्यू के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और उस सीरीज को नाम दिया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या हुई? इट इज द arrangement of electrode in the decreasing order of their E नोट वैल्यू। तो इस सीरीज में जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव ई नोट वैल्यू है वो फ्लोरीन की है और जिसकी जितनी ज्यादा पॉजिटिव ई नोट वैल्यू होती है वो उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इट मींस स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस सीरीज में कौन है? फ्लोरीन है। फ्लोरीन इजिली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब इसका रिडक्शन इजिली हो जाता है। इसकी जो ई नोट वैल्यू है वो 2 पॉइंट समथिंग है। इसी तरीके से जो सबसे ज्यादा नेगेटिव ई नोट वैल्यू है वो है लिथियम की। तो इट मीन्स लिथियम यहां पे क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। इसकी जो ई नोट वैल्यू है वो -3.15 है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की नोट वैल्यू कितनी है? 0। तो इस तरीके से सभी इलेक्ट्रोड्स की ई नोट वैल्यू कैलकुलेट की और इलेक्ट्रोड की ई नोट वैल्यू कैलकुलेट करके उसको सीरीज में रख दिया। या तो उसको ई नोट वैल्यू के डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखो या उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखो। डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे तो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रही है। तो सीरीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज।